अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक रिएक्शन की एक और एपिसोड 8 में आपके सामने हाजिर है। आज हमारे स्टूडियोज़ में हमारे पास 3 हमारे गेस्ट मौजूद हैं, गज़ल, मकसूद भाई और नाइला। हमेशा की तरह प्रोग्राम का फॉर्मेट वही होगा कि हम इनको 3 वीडियोज़ दिखाएँगे, वो वीडियोज़ जो आजकल न्यूज़ में चर्चा में हैं, वो हम दिखाएँगे इनको और फिर उसके बाद इनका रिएक्शन देखेंगे और उसके बाद इनसे पूछेंगे इनका ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। अब हम इसके साथ ही चलते हैं पहली वीडियो की तरफ। जी स्टूडियो। आपकी स्टेटमेंट, आपने कहा कि जी हमें 2-3 दफ़ा ये कहा गया कि आयो, हम अब तंग आ चुके हैं इससे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप लोगों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा था। अप्रैल 2019 से दे गो, यानी कि साल भी अभी नहीं हुआ। और उसके बाद दूसरी दफ़ा जो है मार्च 2022 मार्च 2021 तो आप लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो रहा था, ठीक है। सॉफ्ट यहाँ पे कॉर्नर गलतियाँ हो रही डेवलप थी। नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप मैं इसको थोड़ा सा रीडिफाइन कर दूंगा। आपने जो बात की है उसने जो है एट ए वेरी अर्ली स्टेज जो है इनको डिसअपॉइंट कर दिया था। और उसमें मेन वजह, जिस तरह उन्होंने कहा था कि आप पहले पंजाब ले लें जून में, क्योंकि अप्रैल में ये बात हुई थी, और दिसंबर में आप फेडरल गवर्नमेंट ले लें। तो द मोस्ट ईयर कौन सा? 19 में 19 में, ठीक। और उसमें जो है वो देयर एक्सट्रीम डिस्प्लेयर विद द देन पंजाब गवर्नमेंट जो था वो मोटिवेट कर रहा था। मेरा ख्याल है कि सवाल नहीं किया किस तरह तो पंजाब किस तरह हम लेंगे। नहीं, मुझे जो इंस्ट्रक्शंस थी, मैं उसमें यह था कि मैंने किसी किस्म की जो है बारगेन की बात नहीं करनी, कोई क्विड प्रो, टू बी एग्जैक्ट लफ्ज़, नो क्विड प्रो को। ठीक। मैंने उन साहब को कहा जिनसे मेरी बात हुई कि मुझे इस किस्म की गुफ्तगू करने से इजाज़त ही नहीं है। अप्रोच आपने किया था, उन्होंने किया था? जी, उन्होंने किया था। अच्छा। और ये वो दिन है जब हमने एक्सटेंशन का उनको वोट दिया था। आपने पहली वीडियो देखी, चलते हैं आपके ओपिनियंस की तरफ। जी गज़ल। जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जी, मैंने ये वीडियो देखी और मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ ये देखकर कि खान साहब के आने के फ़ौरन ही बाद 2019 की ये बात कर रहे हैं, और ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर, और वो ये बात कर रहे हैं कि उनको ऑलरेडी अप्रोच किया जा चुका था उस वक़्त कि खान साहब को हटाना है। यानी कि अभी खान साहब को वो मौका ही नहीं दिया गया कि वो अपनी जो भी मतलब उन्होंने अपनी न्यू पोज़ीशन सँभाली उसमें वो परफ़ॉर्म कर सकें। तो और उसके बाद दोबारा उनको 2021 में अप्रोच किया गया। और जिस तरह ये बता रहे हैं कि अम, देखा जाए तो हमारे हिसाब से, जिस तरह मैं समझती हूँ, कि वो ये कि खान साहब को बिल्कुल मौका नहीं दिया गया, लेकिन उनका ये एटीट्यूड था कि खान साहब जो हैं वो नहीं कर पा रहे जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इसका मतलब ये कि ये बिल्कुल एक सेट माइंड है। शुरू से ही एस्टेब्लिशमेंट ने ये सोचा हुआ था कि अगर हमारे इशारों पे चलना है तो हम आपकी हुकूमत को चलाएँगे, और चूँकि आप अपना काम कर रहे हैं, जो कि खान साहब माशाल्लाह बेइंतहा अच्छा काम कर रहे थे, तो उस वक़्त उनको फ़ौरन ही नो दे दिया गया कि ठीक है जनाब, आप बिल्कुल वो हमारे बंदे नहीं हैं, क्योंकि आप हमारे इशारों पे नहीं चलेंगे। और इससे ये साबित होता है कि किस तरीके से खान साहब की चलती हुकूमत को गिराया गया है। और ये पूरा का पूरा एक प्लान था, जैसे हम उन्होंने हमेशा बार-बार, इमरान खान जो है हमेशा अपनी स्पीचेज़ में ये बात कहते हैं कि पहले से ये प्लान था। और ये सारी चीज़ें जो है एक-एक करके सामने आ रही हैं, और ये प्रूफ़ है इस बात का कि खान साहब की चलती हुकूमत को गिराया गया। लेकिन इससे नुकसान किसका हुआ? हमारा, पाकिस्तान का। और ये बड़ी डिसअपॉइंटमेंट की बात है, बड़ी अफ़सोस की बात है, ऐसे बड़ी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि जिस हालत में हमारा मुल्क है इस वक़्त, ये बहुत टेरिबल है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया गज़ल। जी मकसूद भाई आपके पास चलेंगे अब। मकसूद भाई अपना माइक अनम्यूट कर लें। जब तक मकसूद भाई अपना माइक फिक्स करते हैं, तब तक नाइला आपके पास चलते हैं। जी नाइला। जी, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपका इनवाइट करने का।
اور مجھے یہ دیکھ کر جو یہ والا ریئیکشن ویڈیو دیکھ کر یہ اندازہ ہوا کہ ایک زمانہ تھا خان صاحب کی طرح ہم لوگ بھی نا شوق میں آتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, وٹ آر دے ٹرائنگ ٹو سے, اسٹیبلشمنٹ ان سے کیوں بات کر رہی ہے, جب ایک الیکٹڈ حکومت ہے. بٹ دوز تھنگز ہیو چینج اینڈ الحمدللہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسا لیڈر ملا. ہی اوپنڈ آور برینز. He told us exactly how things work. So by this time we are actually mentally prepared. تو اس ویڈیو کو دیکھ کر مجھے کوئی حیرت نہیں ہو رہی ہے یا شوق میں نہیں ہوں کہ اوہ یہ ہوا, because we already know کہ اب یہ ہمارا سسٹم کس طرح چلتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتی ہیں, these people are mere puppets. اور وہ ایکسٹینشن کا جو معاملہ ہے, مطلب اٹ بیسکلی solidifies the whole thing, whole scenario جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کس طرح ریجیم چینج آپریشن ہوا, سائفر اینڈ آل دیٹ. اٹ solidifies کہ دیکھیں now we even have another evidence from the opposition. So to me it makes me appreciate Khan Sahab more. Thank you and thank you to Allah Ta'ala کہ یہ چیزیں جو ہمیں بری لگ رہی ہیں اس میں یہ blessing ہے کہ at least we know the truth now. شکریہ. بہت شکریہ نائلہ, آپ کا بہت ہی بہترین بات کیا آپ نے. جی مقصود بھائی. جی اٹس ویری ایکچولی اس کو بہت ڈسٹربنگ ہے یہ میرے لیے. I'm very disturbed and confused and actually this is what they want us to do. کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جو پیٹریوٹک پاکستانی یا پیٹریوٹک کسے کہتے ہیں, میں یہ شخص جو بات کر رہے ہیں ان کو بولوں, یا یہ جس کی بات کر رہے ہیں میں ان کو بولوں, یا جس کے خلاف یہ سب جو کیا جا رہا ہے اس کو بولوں. کہ ان لوگوں کو پاکستان کی کوئی فکر نہیں ہے. ایک جو الیکٹڈ گورنمنٹ آئی کام کر رہی تھی, اس میں 2019 سے ایک سال کے بعد ہی اس کے خلاف سازش شروع کر دی گئی. وہ سازش پاکستان کے خلاف تھی, وہ سازش پاکستان کی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف تھی, یا جو پروگریس ہو رہی تھی اس ایک سال کے اندر اس کے خلاف تھی. تو مجھے جہاں تک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کی جو پروگریس ہو رہی تھی اس کے خلاف یہ کسی کو یہ بات پسند نہیں آ رہی تھی, تو یہ شروع ہوا. اور ایک چیز اور مجھے بودر کر رہی ہے کہ وائی اونلی ناؤ. یہ شخص جو بات کر رہے ہیں ان کو سب جانتے ہیں اچھے طریقے سے, میں ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں, مگر وائی اونلی ناؤ, یہ کون سا موقع ہے اس وقت کہ یہ اس بات کو ریویل کر رہے ہیں, اس بات کو ایکسپوز کر رہے ہیں, اور یہ وہ ایکسپوز کر کے کس کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں, وہ عوام کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں, یا وہ میسج دے رہے ہیں کسی کو کہ جنہوں نے ان کو یہ میسج دیا تھا. تو دیٹ از واٹ دا کنفیوژن از, کہ وہ یہ میسج کس کو دینا چاہ رہے ہیں. سو اٹس اے ویری ڈسٹربنگ ویڈیو فار می. بہت شکریہ آپ تینوں کا, اور بالکل ایسا ہی ہے. سمنگ اپ آپ لوگوں نے جو آپ کے تھاٹ پروسیسز تھے وہ یہی, اور اس سے میں بھی ایگری کروں گی کہ ایک حکومت تھی, ایک پارٹی کو حکومت دی گئی اور پارٹی واز الیکٹڈ بائی پیپل. اس کو ابھی پوری طرح سے کھل کے موقع بھی نہیں ملا اپنے کام کرنے کا, اور ایک پلان کے مطابق. اور یہ پلان ایک طرح کی اللہ کا بلیسنگ اینڈ ڈسگائز ہے کہ یہ لوگ آج اس خان صاحب کی پرسسٹنٹ نیچر کی وجہ سے, اور وہ جو ڈٹے ہوئے اپنے محاذ پہ, اور ساتھ میں ان کے عوام بھی کھڑی ہے, آج کو یہ لوگ اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ یہ اپنے پلانز جو ہیں خود ہی پبلک کے سامنے ڈسکلوز کر رہے ہیں. ان کی باڈی لینگویج, یہ شخص پاکستان کا ڈیفنس منسٹر ہے. اس کی باڈی لینگویج, اس کے الفاظ کہیں سے بھی دونوں آپس میں میچ نہیں کر رہے, نہ ساتھ دے رہے ہیں. انہوں نے یہ والی سٹیٹمنٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ واقعی میں ایک پپٹ گورنمنٹ ہے, جن کو اوپر سے آرڈر آئے اور انہوں نے بلا سوچے سمجھے, انہوں نے پاکستان کا نہیں سوچا, ان کے پاس آرڈرز آئے, انہوں نے بلا سوچے سمجھے اس چیز کو امپلیمنٹ کر لیا, اور نتیجہ جو نکلا وہ آج ہم سب کے سامنے ہے. تو اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کی طرف. اسٹوڈیو جی محمد سردار فاروقی نام. سردار فاروقی 8 اگست کو اسمبلیاں تحلیل ہو رہی ہے,
इलेक्शन करीब है, अवामी राय है कि वोट किसको देंगे? जी मेरी तो राय ये है कि मेरा तो वोट इमरान खान को होगा। आप अल्लामा हैं, मौलाना फजल रहमान को यार आप क्यों नहीं सपोर्ट करते? ये मौलाना फजल रहमान ठीक है, हमारे सर के ताज हैं, लेकिन ये है कि भी मेरी वालदा को कैंसर है और उसका जो इलाज हुआ है वो तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए लगे हैं और वो सेहत कार्ड पे हुआ है। तो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ और इंशाल्लाह मेरी पूरी टोटल फैमिली जो है वो भी उनको वोट देंगे। मैं आज से पहले आपसे कभी मिला? जी नहीं, कोई प्लांटेड तो बात नहीं हो रही? नहीं कोऑपरेटेड बात। नाज़रीन इकराम, ये मुझे मिले हैं, कॉलेज रोड है चाइना मार्केट के बिल्कुल सामने। मैं ये समझ रहा था कि ये तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करेंगे या मौलाना फजल रहमान को सपोर्ट करेंगे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ये कह रहे हैं कि मैं तहरीक इंसाफ को इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी वालदा माइदा को कैंसर था, सेहत कार्ड पर उन पर 10 लाख रुपया खतीर रकम लगी है, अब उनकी तबीयत कैसी है? जी काफी बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह। उनको 8 कीमो लगी हैं और 8 कीमो से उनको जो जख्म था वो बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल ठीक हुआ। मेरा ताल्लुक मेरा हीमेर खान से है और बहावलपुर बीनो हॉस्पिटल में वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है, अभी भी चल रहा है उनका अल्हम्दुलिल्लाह। 8 कीमो लगी और मेरी वालदा की तबीयत तकरीबन 80% ठीक हो गई। अगर सेहत कार्ड ना होता तो आपका वालदा का इलाज करवा सकते थे? जी मेरे पास तो इतनी गुंजाइश, मैं तो मदरसे का खादिम हूँ और उससे तो मेरी सैलरी 15-16 हज़ार सैलरी है, तो मैं तो उनके लिए मेडिसिन भी नहीं ले सकता था। सरदार फारूकी साहब आपका बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने वीडियो देखी सेहत कार्ड से मुतालिक। सेहत कार्ड एक चीज़ ऐसी है, मेरे ख्याल में जब इसका जिक्र आता है हर पाकिस्तानी के दिल में दुख सा महसूस होता है। मकसूद भाई पहले आपकी तरफ चलेंगे। एक्चुअली आई फील वेरी प्राउड कि मैं जिस लीडर को के पीछे खड़ा हुआ हूँ या उसके साथ खड़ा हुआ हूँ, वो एक सच्चा और वो एक फलाही रियासत बनाने का जो ख्वाब उसने देखा था वो उस पर काम कर रहा था। और ये जब खान साहब ने ये जो सबसे पहले तो जो कैंसर हॉस्पिटल बनाया था, ये तो उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं थे ना, उस वक्त तो वो अपना पॉलिटिक्स में भी नहीं थे। तो मेरा जो लीडर है वो भले वो पॉलिटिक्स से पहले भी उसके दिल में लोगों के लिए खिदमत थी, और जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने सेहत कार्ड लोगों को दिए कि उससे लोगों की परेशानियां खत्म हुई। इतने महंगे महंगे इलाज 10-10 लाख रुपए के इलाज जो हैं खान साहब जो हैं वहां पर वो सेहत कार्ड के थ्रू जो है वो लोग कर रहे थे, और किस तरीके से लाखों लोगों ने जो है वो सेहत कार्ड जो है उसको यूज किया, और कितने लोग जो हैं कि मैं क्या समझता हूँ कि कितने लोगों की दुआएं हैं खान साहब के साथ, कि जिस तरीके से लोगों की जिंदगियां बची हैं। देखो एक बेटा है वो अपनी माँ के बारे में बता रहा है, कितने बाप देखे मैंने वो अपने बच्चों के बारे में बता रहे होते हैं। तो इट्स रियली वेरी इनकरेजिंग, और मुझे एहसास होता है कि मैं एक सही लीडर, सच्चे लीडर के साथ खड़ा हुआ हूँ। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। थैंक यू। शुक्रिया मकसूद भाई। जी गजल आप क्या कहेंगी? जी, थैंक यू महविश। तो एक तो ये बहुत ही अच्छी वीडियो थी और मैं भी इसको देख के मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, सेहत कार्ड जो है खान साहब की एक ऐसी काविश है जिसको कि मैं समझती हूँ कि अमेरिका जैसा इतना एडवांस मुल्क भी है, वो भी उसमें पीछे है, क्योंकि अमेरिका में सबको पता है कि इंश्योरेंस कंपनियाँ जो हैं वो जो पूरा अपना शो रन कर रही होती हैं, उन्हीं के ऊपर सब डिपेंड कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो खान साहब ने सेहत कार्ड इश्यू किया था, इससे फ़ायदा ये थे, 2 फ़ायदा थे। एक तो ये कि जिस तरह भी हमने इस पर्सन को देखा कि किस तरह उन्होंने बताया कि अपनी माँ के इलाज के लिए उनको पैसे चाहिए थे और सेहत कार्ड की वजह से उनकी माँ का इलाज हुआ कैंसर का। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये थी कि जब ये कार्ड की अहमियत ये है कि जब लोगों के पास इतने पैसे होंगे और वो छोटे-छोटे इलाकों में रहेंगे और वो हर तरह का इलाज कर सकते हैं, तो इससे ये एनकरेजमेंट मिलने वाली थी और मिल रही थी उन डॉक्टर्स को जो कि सिर्फ़ लिमिटेड थे शहरों के लिए। उनको ये अंदाज़ा हुआ उस वक़्त कि हमको अपने क्लिनिक्स जो हैं, वो छोटे-छोटे गाँव में भी लगाना चाहिए। तो इससे हमारा जो मुल्क है ना सिर्फ़ ये कि सेहत के कार्ड है तो लोगों को मतलब अपने इलाज के लिए सहूलत मुहैया थी, लेकिन उसके बाद ये भी था कि हमारे जो छोटे-छोटे देहात हैं और गाँव हैं, उनमें एडवांसमेंट बहुत होनी थी कि अगर वहाँ पे जाके एक सारे लोग डॉक्टर्स हैं और वो बड़े मशहूर डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं,
وہ اپنے کلینکس کھولیں گے تو اس طریقے سے وہاں پہ پوری جو ماڈرن فیسلٹیز ہیں وہ بھی آئیں گی. اس طرح ہمارے جو چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں وہ ترقی کریں گے. تو خان صاحب نے بہت بڑا ان کا ویژن تھا صحت کارڈ کو لے کے اور انہوں نے یہ اسٹارٹ کیا. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ اس کرنٹ گورنمنٹ نے جو فیشسٹ گورنمنٹ ہے انہوں نے ایک ایک کر کے وہ ساری جگہوں سے صحت کارڈ کو ختم کیا. اور لیکن خان صاحب انشاءاللہ تعالی جب بھی دوبارہ واپس آئیں گے اور یہ دوبارہ سے سٹارٹ ہوگا اور اس وقت وہ سارے لوگ جو کہ ہیلتھ کیئر میں ہیں وہ ان کو اندازہ ہے اور وہ مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان میں جا کے لوگ اپنا جو ہے وہ کلینک کھولیں گے. تو تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ. تھینک یو غزل. جی نائلہ آپ کیا کہیں گی؟ شکریہ. مجھے یہ ویڈیو بڑا پسند آیا اور میرا خیال سے اس طرح کے ویڈیوز جو ہیں وہ بار بار ہمیں جو ہے نا عوام تک پہنچانے چاہیے کیونکہ یہ انسان کی نیچر ہے. وہ ایک پرسن اقتدار میں آیا وہ چیزیں یاد تھیں اور پھر بھول جاتے ہیں اور میڈیا کو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی بین کیا ہوا ہے. جو بھی پازیٹیو چیز ہوتی ہے اس کو نیگیٹو کر کے پیش کیا جاتا ہے یا بین کر دیا جاتا ہے. تو فرسٹ آف آل گریٹ جاب ان پکنگ دس کلپ. اور میرا یہ کہ دس ٹاپک از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. میں خان صاحب کی شوکت خانم ہاسپٹل کی آرگنائزنگ کمیٹی میں رہ چکی ہوں فیو ٹائمز اور مجھے یہاں کے ہیلتھ کیئر سسٹم کا بھی اندازہ ہے. آئی ہیو اے گلوبل ہیلتھ انیشیٹو جس میں یہی بات ہوتی ہے یونیورسل کیئر اینڈ ایکسیس. تو یہ جو امریکہ میں نہیں ہے یونیورسل کیئر ابھی خان صاحب نے وہ ماڈل لانچ کر دیا تھا which is not an easy thing even in a country like USA. تو he launched it very successfully. It was in the initial stages جو کہ وہ اگر پھیلتا تو بہت ہمیں اس پرسن کی بات سے دیکھیں اندازہ ہوا ہے کہ کتنا انڈیویجول لیول پر لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا and it really changed their life. ایک گھر میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی زندگی ان کی فیملی اسٹرکچر پورا اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اگین تھینک یو. ریئلی گڈ ویڈیو. وی اپلاڈ خان صاحب فار دس انیشیٹو اینڈ ڈوئنگ دس فار پاکستان. نائلہ آپ کا آپ سب کی اور تھینک یو سو مچ اپنے تھاٹس شیئر کرنے کا. اور سب سے پہلے نائلہ ہمارا جو اسٹوڈیو ہے وہ بہت ریسرچ کرتا ہے. پورا ہفتہ بھر کی جو خبریں ہوتی ہیں جو ہارٹ ٹچنگ ہو جس سے آپ لوگ کنیکٹ کر سکے. تو جو آپ نے وہ بات کی کہ آپ لوگ ان ویڈیوز کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہو تو ہیٹس آف ٹو اسٹوڈیو. اور ساتھ ساتھ جہاں تک صحت کارڈ کی بات ہے وہ واقعی میں آپ نے تقریباً سبھی نے اس چیز سے اگری کیا ہے کہ جس لیول کی سہولت خان صاحب نے اپنے ملک میں پاکستان جو کہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے اس میں انٹروڈیوس کرائی تھی وہ سپر پاورز کے سٹینڈرڈ بھی اس سے میچ نہیں کر پا رہے. یعنی یہ وہ انسان ہے کہ اگر وہ ریاست مدینہ کا خواب دیکھتا ہے تو وہ اس کو ایک آئیڈیل سٹیٹ بنانا چاہتا ہے اور وہی آئیڈیل سٹیٹ اس نے بنایا. اب تو میرے خیال میں خان صاحب کو کسی الیکشن کیمپین کی چاہے یا آواز بند کریں یا کچھ بھی کریں خان صاحب کو کسی الیکشن کیمپین کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر گھر سے ایک اس طرح کی کہانی نکلے گی جس نے یا تو ادھر اور یہ صرف وہ نہیں ہے کہ غریب طبقہ یا مزدور طبقہ جس نے صحت کارڈ یا شوکت خانم سے فائدہ اٹھا اس کو پہنچا ہو. یہ عام انسان ہر گھر کا اور معزز شہری جو کہ سیلریڈ لوگ بھی ہیں ان کے لیے کتنا بڑا یہ برڈن ریلیف تھا. اور جیسا کہ ان اے لانگ رن یہ تو ہماری بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ جو ہم پہ جو یہ حکومت ہم پہ جو صادر کر دی گئی اس نے یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہم سے یہ چھین لی کیونکہ بہت سارے لوگ اپنی صحت کو اگنور اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس فائنانسز نہیں ہوتے اور اگر وہ ایک دفعہ کا میڈیکل بل اگر دے دیتے ہیں تو اس کے بعد ان کا پورا مہینہ بھر کا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اپنے گھر کا. تو وہ سب چیزیں ساتھ میں بیلنس کرنے کے لیے. اور ایک اور چیز آپ لوگوں نے جو مینشن کی ساتھ میں کہ ایسا نہیں تھا کہ جیسے پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ اگر سندھ ہے تو جو ایک بڑا گورنمنٹ کا مین اسپتال ہے جہاں پہ فری علاج ہوتا تھا وہاں پہ یہ لوگ کتنی مشکلوں سے کنوینس جو ہے وہ ارینج کر کے پھر وہاں پہ پہنچتے تھے تب تک مرض بگڑ سکتا تھا. وتھ صحت کارڈ ان کو یہ آسانی تھی کہ یہ اپنے قریبی کسی بھی صحت جو لوگ صحت کا جو میڈیکل فیسلٹیز صحت کارڈ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ان کے پاس جا کے آرام سے اپنا علاج کرا سکتے تھے. تو انشاءاللہ یہی جو پازیٹیوٹی ہے یہی جو چیزیں عوام نے خود دیکھی اور
जिनसे मुस्तफ़ीद हुए, यही खान साहब की इलेक्शन कैंपेन है जो कि शुरू हो चुकी हुई है। जी स्टूडियो, नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। अब्दुल करीम तो ढेर ठाई। जब हजरत इमाम हुसैन खड़े हुए यजीद की फौज के सामने, तो कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे खड़े हैं, लेकिन यजीद के जुल्म के खौफ से कूफा के लोगों उन्होंने मदद नहीं की हजरत इमाम हुसैन की। और हमेशा वो लोग पछताए, बाद में वो पछताए कि हमने इतना बड़ा सानिया होने दिया, खौफ की वजह से इतना बड़ा मुसलमानों की तारीख में जुल्म होने दिया। तो हर दौर में यजीद होते हैं, और हर दौर में यजीद लोगों के ऊपर खौफ तारी करके, डरा के, दहशत फैला के उनको कंट्रोल करते हैं, उनको गुलाम बनाते हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा अल्लाह के सिवा। सबसे बड़ा बुत खौफ का बुत है जो इंसानों का गुलाम बनाता है। मैं आज सारी कौम को एक कहता हूँ कि खौफ के बुत को तोड़ना है अपने। जी, आपने थर्ड वीडियो देखी। पहले इस दफा चलेंगे नायला आपके पास, क्या कहेंगे? शुक्रिया बहुत बहुत। आपको तो पता है खान साहब की, आप एक स्पीच, एक लाइन सुनते हैं तो यू जस्ट वांट टू गेट अप एंड पिक अप द फ्लैग एंड जस्ट रन टू पाकिस्तान। और बस ऐसे ही मैं जिसे कहते हैं ना कि घर में बात कर रही थी कि मुझे जो है फ्रंट रो में पाकिस्तान में ना जाना है एंड उस वक्त मेरी फैमिली, मेरा भाई वगैरह आया हुआ था, तो उन्होंने मेंशन किया कि व्हाई नॉट गो टू उम्रा एट दैट पॉइंट इन टाइम। मैं ज़रा पहले की बात कर रही हूँ, और मैं क्योंकि नहीं गई थी तो मैं मना नहीं कर सकी। तो अल्लाह ताला की उसमें मसलहत है, एंड आई प्रेड फ्रॉम माय हार्ट फॉर पाकिस्तान। तो लेट्स गेट टू दिस amazing video. Thank you so much again for a really good selection. क्योंकि ये जो वीडियो है ना मिस्टर अब्दुल करीम का, कि वो किस तरह हक का साथ दे रहे हैं और उनको जेल में डाला गया, ये एक्चुअली ही इज रिप्रेजेंटिंग द वॉइस ऑफ इमरान रियाज खान एंड 10,000 अदर पीपल जो बेचारे जेलों के अंदर बंद हैं, 6x6 सेल्स में, गर्मियों में उनको रखा गया है। और ये बिल्कुल कहते हैं ना ह्यूमन राइट्स की बिल्कुल ब्लेटेंट वायलेशन हो रही है कि ना आपका दीन ईमान कोई बेसिक चीज़ें होती हैं हर सोसाइटी की। तो आप इस्लाम को तो छोड़ें, बेसिक सोसाइटी जो नॉन मुस्लिम सोसाइटीज़ हैं उनमें भी ये रूल्स और रेगुलेशन जो है ना उनको कंसिडर किया जाता है। तो मेरा जस्ट क्लोजिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक रिमार्क इज़ जो खान साहब का मैसेज है कि आप खौफ का बुत तोड़ें। अब KPK में मैं सैटरडे को ट्विटर स्पेस करती हूँ, उसमें हमारे इंसाफियान जो यूथ हैं उन्होंने कहा कि वहाँ पे हम लोगों ने अपना होल्ड है हमारा KPK में ना, हम किसी से अफ्रेड नहीं है। तो मैंने यही कहा है कि ओके ये एक स्पार्क है जो हमें पूरे पाकिस्तान में फैलानी है। एंड देन आई ट्वीटेड टू सिंध इंसाफ एंड पंजाब के लुक एट KPK, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स अबाउट द यूनिटी। हम नहीं कह रहे कि आप अकेले PTI का झंडा लेके सामने खड़े हो जाएं, नो, बी स्मार्ट। आप पाकिस्तान का झंडा पकड़ लें, आप पीछे से करें, बट यू कैन नॉट से ओ आई कैन नॉट डू। डिस्पेयर इज नॉट अलाउड। एवरी पर्सन जो फ्रंट लाइन पे नहीं है वो पीछे से हेल्प कर सकता है। वी नीड टू सिट इन फ्रंट ऑफ दोज जेल्स जहाँ पर हमारे लोग इस वक्त बंद हैं, वो इंसान हैं, वो आप लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे थे। टुगेदर अगर हम 1% पाकिस्तान निकल के जेलों के सामने बैठ जाए, मजाल नहीं है, ये डर के भाग जाएंगी चूहों की तरह। यूनिटी में बहुत बरकत है। तो शुक्रिया बहुत बहुत। बेशक ऐसा ही है, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। जी मकसूद भाई क्या कहेंगे? या तो
हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है कि आप जिस तरीके से हमको बोल देंगे वो हो जाएगा। अब्दुल करीम थोड़ा साहब जो हैं, तो ये एक एग्जाम्पल है जो कि आपने वीडियो में दिखाई, जो कि पेनफुल है, यकीनन पेनफुल है कि किस तरीके से वो तरक्याती काम कर रहे थे। आज वही मैं कह रहा था कि जो पहली वीडियोस देखी उसमें तरक्याती काम पसंद ही नहीं है लोगों को, जो भी करवा रहे हैं ये, उनको पाकिस्तान फलता फूलता हुआ प्रोग्रेस करता हुआ उनको देखना चाहते ही नहीं है। और उसकी एग्जाम्पल्स हैं, मैं सिर्फ अपने जहन से नहीं कह रहा, क्योंकि उसकी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। तो उस जैसे कितने ही हमारे जो हैं भाई बहन जो हैं इस वक्त जेलों में हैं। और तो ये जो उसके बाद जो उसकी वो जो कंटिन्यूएशन में बात करी कि थोड़ी सी जो है जो अपना खौफ के बुत तोड़ने की जो बात करी है खान साहब ने, तो लाजमी बात है जब आपने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, जब हमने कह दिया तो बस फिर खौफ के बुत तो तोड़ देने चाहिए हमको, राह हक पे हमको निकलना चाहिए, हमको खान साहब के साथ हमको खड़े होना चाहिए, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया। जी, बेशक ऐसा ही है कि जब खान साहब के साथ हम खड़े रहेंगे तो यही यूनिटी हमारी स्ट्रेंथ भी बनेगी। जी गज़ल, आप क्या कहेंगी? जी, थैंक यू महविश। जी, ये भी बहुत ही पावरफुल आपने क्लिप दिखाया। और इसके अंदर तो एक जो खान साहब ने जिस तरह बताया उन्होंने, और इससे पहले जो वीडियो है, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिसको इस फाशिस्ट गवर्नमेंट ने सिर्फ़ इसलिए कैद में डाला हुआ है कि वो खान साहब का नाम लेते हैं, पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, ठीक है? और ये जो हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं ना, तो ये चीज़ पहली दफ़ा नहीं हुई। जो हज़रत इमाम हुसैन का वाक़या है, जिस तरह यज़ीद ने किया, ये वो वाक़या भी है। उससे पहले भी कई स्टोरीज़ जो हैं, वाक़यात हैं, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में बयान किए हुए हैं। लेकिन खान साहब ख़ास तौर पे यज़ीद की स्टोरी को बार-बार बताते हैं। और अभी हम इस मुहर्रम के महीने में से गुज़र रहे हैं। तो इसमें सिंपल सी बात ये है कि ज़ुल्म के आगे जब हम डट के खड़े हो जाते हैं ना, तो हम उसी सूरत में उसका मुकाबला कर सकते हैं। वरना अगर हम उन कूफ़ी लोगों की तरह बन जाएँ, कूफ़ा के लोगों की तरह बन जाएँ, जो कि यज़ीद के खौफ से वो पीछे हो गए थे और उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन का साथ नहीं दिया था। तो उस वक़्त वो नुकसान तो हो गया, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए वो उस सदमे में रहे, वो चीज़ को कभी भी ओवरकम नहीं कर सके। और बाद में यही हुआ कि यज़ीद का नाम भी मिट गया, लोग भी ख़त्म हो गए, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन का नाम हमेशा ज़िंदा रहा। तो बात सारी सिंपल सिर्फ़ यही है कि इस वक़्त खौफ के बुत तोड़ने की बहुत सख्त ज़रूरत है। इस वक़्त वही सिचुएशन है हमारे साथ कि हमारे ऊपर जाबिर किस्म के लोग जो हैं वो मुसल्लत हैं। और हमारा जो सिर्फ़ इस वक़्त मैं समझती हूँ फ़र्ज़ ये है कि हमको ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर अपना भरोसा रख के, अल्लाह पे यकीन रख के खड़ा होना है। क्योंकि जैसे खान साहब हमेशा कहते हैं ना कि मौत का तो एक वक़्त मुकर्रर है, जिस वक़्त मौत आनी होगी वो आ जाएगी, लेकिन हम डर-डर के क्यों जिएँ? हम अपना हक़ लेना चाहिए और हमें बिल्कुल इस वक़्त खान साहब का साथ देना चाहिए, क्योंकि वो अकेले खड़े हुए हैं, उनके साथी हैं उनके साथ, लेकिन आपने देखा कि बहुत सारे साथी बैक ऑफ भी हो गए हैं। तो हमें लेकिन यकीनन इंशाअल्लाह ताला उनका साथ देना है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया गज़ल। आप लोगों ने बड़ी ही अच्छी बातें की। जैसे कि अभी गज़ल आपने कहा, इस दफ़ा अभी मुहर्रम का महीना है और इस दफ़ा जब हम हमेशा से ये लगता है कि जो बच्चे ये वाले किस्से कहानियाँ सुनते हुए बड़े हुए हैं, अक्सर माएँ बच्चों को बताया करती थीं करबला के किस्से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के किस्से, वो हम चीज़ें सुनते थे और हमें लगता था कि वो एक कहानी है। अब हमको था, लेकिन इतना एक एक इतनी इन चीज़ों को महसूस नहीं किया था, स्पेशली करबला का। और खान साहब जिस तरह से एग्ज़ाम्पल्स देते हैं तारीख़ी वाक़यात को लेके, इस्लामिक हिस्ट्री को लेके, हमारे जो असलाफ़ की जो वो बुनियाद थी और जो स्ट्रेंथ थी, वो क्योंकि वो रियासत-ए-मदीना उन्हीं की बेसिस भी वही चीज़ें हैं। तो वो बार-बार अपनी तकारीर में इन चीज़ों का ज़िक्र करते हैं और इस दफ़ा एटलीस्ट मैंने तो ये महसूस किया है कि इस दफ़ा जो, और ये काफ़ी सारे लोग इससे एग्री भी करेंगे कि इस दफ़ा हमने मुहर्रम को एक डिफरेंट तरीके से फ़ील किया है।
کیونکہ ہم نے دیکھی ہیں کربلائیں ہوتی ہوئی, ہم نے دیکھے ہیں یہ کیا کہتے ہیں ٹرسٹ کے بٹریلز, اور حکومتوں کے لیے کیسی چیزیں ہوتی ہیں, لوگ خوف کی وجہ سے بول نہیں پاتے, پھر تاعمر ان کو ریگریٹ کرتے ہیں. لیکن حقیقت اور سچائی کسی بھی شیپ اور فارم میں آگے آ کے رہتی ہے. محنت انسان کرتا ہے اور اس کا صلہ اللہ دیتا ہے. تو انشاءاللہ خان صاحب کے سارے ساتھی, ہم سب لوگ خان صاحب کے ساتھ قدم بقدم ملا کے کھڑے ہیں, ہم ان کی آواز بنیں گے. ابھی تک انہوں نے ہر طریقے سے ہر پلیٹ فارم پہ آواز بند کرنے کی ہماری کوشش تو کی ہے, لیکن ابھی تک تو ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا ہے, اور آگے بھی انشاءاللہ ناکامی کا ہی سامنا کریں گے. نائلہ, غزل, مقصود بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا آج اسٹوڈیوز میں آنے کا اور ہمارے پروگرام کا حصہ بننے کا. باقی آپ لوگ بھی اگر ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہیں, اپنا ریئیکشن ریکارڈ کروانا چاہیں, اپنی باتیں شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھ, تو پلیز اس ویڈیو کے نیچے میسج کریں کہ آپ انٹرسٹڈ ہیں. ہماری ٹیم کا کوئی نمائندہ آپ سے کنیکٹ ہو کے آپ کی انفارمیشن لے کے پھر انشاءاللہ ہم آپ کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. تھینک یو سو مچ. اسٹوڈیو پاکستان زندہ باد. پاکستان